मूवमेंट हो या हार्ट बीट, कमांड हो या कोऑर्डिनेशन, मसल्स और नर्व्स मिलकर लाइफ चलाते हैं। आज समझेंगे कार्डियक मसल और नर्व्स टिश्यू का लॉजिक। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने स्मूथ मसल फाइबर को फिनिश कर दिया था, इसको कंप्लीट करके जस्ट हम लोग कार्डियक मसल की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसके लोकेशन की बात करते हैं, मतलब स्मूथ मसल फाइबर्स के लोकेशन की बात करते हैं। यहाँ साइड हेडिंग बना लेते हैं लोकेशन का। ठीक है, ये पाए जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, और ये पाए जाते हैं हमारी स्टमक में। नेक्स्ट लोकेशन इज इंटेस्टाइन। ये हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और ये हमारी लंग्स में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। और ये हमारे आइरिस ऑफ आइज में भी पाए जाते हैं। आइरिस मसल्स ऑफ आइज, आइरिस ऑफ आइज। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड हेडिंग हम लोग बनाते हैं इसके फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल क्या करते हैं, मतलब इनका मूवमेंट ही इनवॉलेंट्री होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल में नहीं है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स such as peristalsis. Peristalsis is rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the esophagus to push the food down towards the stomach. ठीक है, और ये हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बॉडी में जो ट्यूब्स हैं, जिन ट्यूब्स की लाइनिंग में ये मसल्स पाए जाते हैं, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, अब हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स या फिर वाइसरल मसल्स। यहाँ पे हम लोग सेंट्रल हेडिंग बना लेते हैं इसकी टाइप्स का। तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो अगेन ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। वन इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एंड अनदर वन इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। तो यहाँ पे हम इनका नाम लिखते हैं। ठीक है, वन इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट smooth muscles, and the another one is multi-unit smooth muscles. Smooth muscles। ठीक है, और इनके डिफरेंसेस को डिमार्केट करने के लिए यहाँ पे हम एक कॉलम बना रहे हैं। फाइन, ठीक है, अब इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स है वो क्लोजली ज्वाइंट टुगेदर होते हैं बाय गैप जंक्शंस, मतलब ये गैप जंक्शंस के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स क्लोजली ज्वाइंट टुगेदर, closely joined together by gap junctions। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मसल्स फाइबर जो हैं इतने क्लोजली ज्वाइंट नहीं होते हैं। नंबर ऑफ मसल फाइबर्स are not so closely joined, not so closely
ज्वाइंट, ठीक है। फिर हम लोग वापस आते हैं स्मूथ सिंगल यूनिट स्मूथ मसल की तरफ। तो यहाँ पे जो मसल फाइबर्स हैं वो सिंगल यूनिट की तरह ऑटोमेटिकली और रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल द फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर as a single unit and that too automatically and rhythmically। ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल मसल्स जो हैं एज अ सेपरेट यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, उन पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इंडिविजुअल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट as separate unit more or less as independent muscle fibers, independent muscle fibers, ठीक है। इसी तरह अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन हम इस कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अगर सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स की हम लोग बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑफ वॉल्स ऑफ हॉलो वाइसरल ऑर्गन्स, प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हॉलो वाइसरल ऑर्गन्स, ठीक है। लाइक इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं एग्जाम्पल्स से आएगा। और अगर हम लोग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स में, वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और ये हेयर रूट्स में हमारे मसल होते हैं जो कि हमारे हेयर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग एरेक्टर पिलाई मसल्स कहते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतना ही लिख लेते हैं कि दीज आर प्रेजेंट इन द हेयर रूट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है स्मूथ मसल फाइबर्स या फिर वाइसरल मसल फाइबर्स को। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पे हम लोग एक इसका फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं, दैट इज कार्डियक मसल। और इन कार्डियक मसल्स को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं जो कि हमारे हार्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दिखने में कुछ ऐसे लगते हैं जैसा कि मैं यहाँ इनके डायग्राम पे बना रहा हूँ। सपोज ये सारे इसके फाइबर्स, ठीक है। ये फाइबर्स यहाँ पे इस तरह से ब्रांच्ड रहते हैं और ये ब्रांचेस जो हैं आपस में ऑब्लिक ब्रिजेस से जुड़े होते हैं, ठीक है। इन सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में अभी हम यहाँ पर जस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये सारे कार्डियक मसल फाइबर्स के ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और सपोज ये मसल फाइबर, ये वाला मसल फाइबर है ना, इस वाली मसल फाइबर से है ना कुछ तिरछी आड़ी तिरछी ब्रिजेस के थ्रू ज्वाइंट है। इन ब्रिजेस को हम लोग ऑब्लिक ब्रिजेस कहते हैं, ठीक है। ये मसल फाइबर्स यहाँ पे इन ऑब्लिक ब्रिजेस के थ्रू ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, हमें इंटरकैलेटेड डिस्क्स देखने को मिलता है जो कि एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो ये सब इसकी
इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं। ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को पहुंचाने का काम करती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये इसके न्यूक्लियस हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और इनके अलावा यहाँ पे हमें फेंट डार्क बैंड एंड फेंट लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो डेंसली स्टेन्ड होता है, ठीक है। तो ये डार्क बैंड बनाता है, ठीक है। एक हमें फेंट डार्क बैंड देखने को मिलेगा और एक हमें फेंट लाइट बैंड देखने को मिलेगा और एक हमें वेरी डार्क बैंड देखने को मिलेगा। तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं वो वेरी डार्क बैंड्स हैं, ठीक है। इनको भी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरे में बनाना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, हम लोग यहाँ पे एक दो दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो ये स्ट्रक्चर जो इसका सेल मेम्ब्रेन है इसे हम लोग सार्कोलेम्मा बोलते हैं, सार्कोलेम्मा। और इसका जो साइटोप्लाज्म है बेटा उसे हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, ठीक है। और हर एक सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। दे आर हैविंग सेंट्रल nucleus and that too they are uninucleated, फाइन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका यहाँ पे जो स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं ये फेंट डार्क बैंड है, फेंट डार्क बैंड। और दो फेंट डार्क बैंड के बीच में ये क्या है, ये फेंट लाइट बैंड है इसका, फेंट लाइट बैंड। और ये दोनों मिल करके जो है ट्रांसवर्स फैशन में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो इनका ओरिएंटेशन जो है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। अब ये जो है ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे डार्क ब्लू शेड में दिख रहा है इसे हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। ये डेंसली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है। अगर इनको हम स्टेनिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क बैंड को अक्वायर करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं दीज आर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड, ठीक है। अब इनका जो फंक्शन है बड़ा ही यूनिक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दो सेल्स में कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शंस भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस, ठीक, बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, फाइन। और ये कम्युनिकेशन जंक्शन जो है ये एक्चुअली में गैप जंक्शन होते हैं। दीज आर बेसिकली गैप जंक्शंस, ठीक है। और इन मसल का जो फाइबर होता है बेटा वो ब्रांच्ड होता है। ये सारे क्वेश्चंस नीट पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा कौन ब्रांच फाइबर है तो हम कार्डियक मसल पे टिक लगाएंगे, ठीक है। दीज आर हैविंग ब्रांच्ड फाइबर्स, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये तिरछे तिरछे ब्रिजेस दिख रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं दीज आर oblique bridges, these are known as oblique bridges, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गैप जंक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। मान लेते हैं ये एक कार्डियक सेल है, ठीक है। एग्जैक्टली कार्डियक सेल जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये दो आपस में कार्डियक सेल्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये उन दोनों के बीच का सेल मेम्ब्रेन है। तो होता क्या है, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन पे जो है ये दोनों सेल्स कम्युनिकेशन जंक्शन जो है, जो एक्चुअली में गैप जंक्शन है यहाँ पे, उसके थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शन को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है।
और इन गैप जंक्शन के दोनों तरफ होते हैं बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का एक डेंस प्लाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो होता क्या है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सोडियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यहाँ पे सोडियम का एक आयन है, सपोज ये सोडियम का एक आयन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे आयन्स होते हैं लेकिन मेनली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सोडियम आयन है। ठीक है, वो क्या करता है, सपोज ये डॉट सोडियम आयन है, वो बड़ी इजीली ही इस सेल से निकल करके इस सेल में आ जाता है, और जैसे ही सोडियम इस सेल में आएगा फिर ये सेल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में सोडियम बड़ा इजीली पास करता है और हमारा हार्ट जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है एडजेसेंट मसल सेल्स हैं, मतलब हमारे हार्ट के मसल सेल्स हैं। दीज आर एडजेसेंट कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स या फिर कार्डियक सेल्स को हम लोग कार्डियोमायोसाइट्स भी बोलते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है ना, ये कुछ गेट्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिन्हें हम लोग यहाँ पे गैप जंक्शन बोलते हैं। जितने भी जंक्शंस हैं वो सेल को आपस में किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं। दीज आर गैप जंक्शन। और यहाँ पे जो डेंस प्रोटीन की प्लाक दिख रही है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होगा, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। वही इंटरकैलेटेड डिस्क जो हमने यहाँ पे बनाया था उसी को हम यहाँ पे डिटेल में दिखा रहे हैं। दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, एंड व्हाट आर इंटरकैलेटेड डिस्क, सो दे आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, दे आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कार्डियक मसल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो 3 टाइप्स के मसल्स को हमने पढ़ा है, उन तीनों मसल का आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी इसी फैशन को फॉलो कीजिए और अपनी कॉपी में 3 कॉलम्स बना लीजिए। ठीक है, जहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम में हम लोग स्केलेटल मसल की बात करेंगे, तो हम लोग डिफरेंट मसल टाइप्स का हेडिंग बना लेते हैं। द वेरी फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। द नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल, and the last one is cardiac muscle, cardiac muscle। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्केलेटल मसल है वो वॉलेंटरी होती है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसीलिए हम इन्हें इनवॉलेंटरी बोलते हैं। लाइकवाइज कार्डियक मसल्स जो हैं वो भी इनवॉलेंटरी होती हैं, इनवॉलेंटरी। ठीक है, अब अगर हम इनके शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इट इज सिलेंड्रिकल शेप्ड। स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल कहने का मतलब है कि ये दोनों एंड्स पे पॉइंटेड होगा और बीच में चौड़ा होगा, इट इज स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, और कार्डियक मसल जो है अगेन ये स्केलेटल मसल की तरह सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड। ठीक है, अब इसमें अगर हम ब्रांच की बात करें तो स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल अनब्रांच्ड होते हैं, केवल कार्डियक मसल ही ब्रांच्ड होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। सो दीज आर अनब्रांच्ड फाइबर्स, ये इनके पास अनब्रांच्ड फाइबर्स होता है, इसके पास भी अनब्रांच्ड फाइबर्स होता है। ठीक है, और इसके पास भी ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, ब्रांच्ड फाइबर्स। इसके बाद अगर हम इनमें न्यूक्लियस के नंबर की बात करें तो केवल स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और एनिमल सेल्स में हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिंसीशियल बोलते हैं। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, या फिर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंसीशियल, सिंसीशियल। ठीक है, इसी तरह से जो स्मूथ मसल्स हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, दीज आर यूनी
न्यूक्लिएटेड। और कार्डियक मसल्स जो हैं ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने न्यूक्लियस के नंबर की बात की, अब हम न्यूक्लियस के पोजीशन की बात करेंगे। तो स्केलेटल मसल का जो न्यूक्लियस है वो किनारे किनारे पे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस, ठीक है। और इन दोनों का, स्मूथ और कार्डियक मसल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है। दे आर हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियस। कार्डियक मसल्स में भी सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम इनमें बैंड्स की बात करें, ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। स्मूथ मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स एब्सेंट। और यहाँ पे फेंट लाइट, फेंट डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फेंट लाइट एंड फेंट डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। फेंट डार्क बैंड्स, ठीक है। अब अगर हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में होते हैं, बाकी इन दोनों में इंटरकैलेटेड डिस्क्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट। यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट और कार्डियक मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो है हमारे स्केलेटल मसल, ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं सून्स गेट फैटीग्ड। फैटीग कहने का मतलब है थक जाना, ठीक है। और ये थकते नहीं हैं, स्मूथ मसल्स दे डू नॉट गेट फैटीग्ड, डू नॉट गेट फैटीग्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, दे सून्स गेट फैटीग्ड, ठीक है। और स्मूथ मसल्स के साथ कीवर्ड क्या है कि दे डू नॉट गेट फैटीग्ड। यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है कि ये कभी नहीं थक रहे हैं, यहाँ पे कीवर्ड है डू नॉट, ठीक है। और कार्डियक मसल्स जो हैं इनके साथ कीवर्ड आएगा कि दे नेवर गेट फटीग, क्योंकि अगर हार्ट की मसल्स जिस वक्त थक जाएगी, ठीक है, या बीट करना रुक जाएगी, उसी वक्त डेथ हो जाएगा। इसीलिए ये जब तक जिंदगी रहती है ये कभी भी नहीं थकते हैं, नेवर गेट फैटीग्ड, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स और लिख लेते हैं हम लोग इनके डिफरेंसेस के लिए। अगेन इन कॉलम्स को हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इनमें टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये जब हम लोग लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ जाकर के ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी। टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होते हैं, टी ट्यूब्यूल्स एब्सेंट। और कार्डियक मसल्स में भी टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, है ना, ये हमारे आर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे लेग्स में पाए जाते हैं, उन सारे बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं जिनको हम अपने मसल्स के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे फेस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे नेक में पाए जाते हैं। इसी तरह ये हमारे बॉडी वॉल में पाए जाते हैं, बॉडी वॉल। और अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की बात करें या फिर इन्हें हम लोग वाइसरल मसल्स भी कहते हैं, तो ये हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में पाए जाते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस
गस। इसी तरह ये हमारे स्टमक में भी पाए जाते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। फिर ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इसी तरह ये हमारे लंग्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। ये सारे लोकेशन आपको याद रखने हैं। और ये हमारी आइरिस ऑफ द आई में भी पाए जाते हैं, आइरिस ऑफ आई। और अगर हम लोग कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट वॉल में पाए जाते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हार्ट। तो यहाँ तक हमने इन तीनों मसल फाइबर के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को भी देख लिया है। अब हम बिल्कुल ही नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसे हम लोग न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम फ्रेश हेडिंग बना रहे हैं एंड द हेडिंग इज नर्वस और न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब एक एक करके हम लोग इसके पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू होते हैं, ये हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो नर्वस टिश्यू के लिए जब भी कीवर्ड आएगा हम लोग किस कीवर्ड को बोलेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो दे हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। और नर्वस टिश्यू जो है बेटा वो दो टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो इसकी टाइपिफिकेशन को करने के लिए, यहाँ पे समझने के लिए अगेन हम यहाँ पे 2 एरो से शो कर रहे हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू की एक टाइप को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू की दूसरी टाइप को हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल और न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लायल सेल और न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लाया और सिंपली हम इन्हें ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये 2 टाइप्स के नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब इनके भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में नर्व सेल और न्यूरोग्लाया सेल्स के भी बहुत एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में नर्व सेल या फिर न्यूरॉन होते हैं, हो सकता है ये कि नॉन पोलर हो। नॉन पोलर क्या होते हैं ये हम थोड़ा देर में देखेंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिपोलर हो, इसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ये बाईपोलर हो, बाईपोलर। या ऐसा भी हो सकता है कि ये मल्टीपोलर हो, मल्टीपोलर। या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये स्यूडो यूनिपोलर, दे मे बी स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग ग्लायल सेल्स की बात करते हैं तो अगेन इसकी बहुत टाइप्स होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। इन एस्ट्रोसाइट्स को हम लोग मैक्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ग्लायल सेल्स 2 टाइप्स की हैं, एक माइक्रोग्लायल सेल्स और एक मैक्रोसाइट्स। तो जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, इसी तरह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इसी तरह श्वान सेल्स हैं, ये सब मैक्रोसाइट्स हैं, ठीक है। तो इन सब के नाम को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लाइकवाइज श्वान सेल, श्वान सेल्स। इन सारे सेल्स टाइप्स को हम लोग मैक्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मैक्रोसाइट्स। और इसकी जो लास्ट टाइप है दैट इज नोन एज माइक्रोग्लायल सेल, माइक्रोग्लायल सेल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग इनको एक एक कर करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन एंड द अनदर वन इज न्यूरोग्लियल सेल। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन के पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग साइड हेडिंग बना लेते हैं, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इनके नंबर की बात करें तो ये हमारे बॉडी में 10⁻11 है, इतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इन्हें कोई स्टिमुली मिलता है, ठीक है, तो उसका अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं दीज आर एक्साइटेबल, और इनकी सेल्स जो हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। ठीक है, ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में भी हेल्प करते हैं, मतलब इनका काम ही है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, और इनका लेंथ जो है ये अप टू 1 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए जो हमारे ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन वो तो न्यूरॉन से बना हुआ है। अगर उसमें चोट लग गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके सेल में डिवीजन नहीं होता है, और अगर डिवीजन ही नहीं होगा तो सेल्स रीजनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेल डिवीजन एब्सेंट। ठीक है, अगर सेल डिवीजन यहाँ पे एब्सेंट है, इसका मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ट्यूमर। मतलब ट्यूमर वो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अनकंट्रोल वे में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर अनकंट्रोल वे में कोई सेल डिवाइड कर रहा है और एक लोकेशन से टूट करके दूसरे लोकेशन पे चला जा रहा है, तो उसको हम लोग मेटास्टैसिस बोलते हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, दो प्रॉपर्टी के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर ये दो प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है और मेटास्टैसिस है, देन 100% वो कैंसर या फिर ट्यूमर है। ठीक है, तो ये सेल तो डिवाइड ही नहीं करती हैं। ये सेल इसलिए डिवाइड नहीं करती हैं क्योंकि इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक है, एज सेंट्रियोल आर एब्सेंट। ठीक है, सेंट्रियोल एब्सेंट है तो ये डिवाइड नहीं कर रही हैं, इसीलिए ये कभी भी जो हमारे ब्रेन में ट्यूमर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर brain tumor. This is Bio Zamane signing off.